हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जिसमें कि मगध साम्राज्य के ऊपर हम पूरा कंप्लीट कंटेंट में लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो आप सभी स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा, क्योंकि ये प्री और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। और वो सभी क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर पाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में, चाहे वो प्री में आते हों या फिर मेंस में जो क्वेश्चंस लिखने होते हैं, उसके लिए भी पूरा कंटेंट मैं कंप्लीट कर रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट लगातार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपका एक भी वीडियो स्किप नहीं होगा। साथ ही साथ वो विद्यार्थी जो कि केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या नवोदय की हिस्ट्री का टॉपिक जिसमें आता है पीजीटी में, उसके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है। साथ में मध्य प्रदेश में जो पीजीटी के विद्यार्थी हैं, जिनका एग्जाम्स होने वाला है, उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी भी लगातार मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका पूरा कंटेंट कंप्लीट हो पाएगा। तो लगातार मेरा ये जो कंटेंट है कंप्लीट हो रहा है, जिसमें कि मगध साम्राज्य के ऊपर मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। पिछले लगातार वीडियोस में मैंने महाजनपद काल और साथ ही साथ में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से लेकर हिर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपको उन सभी वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से कि आप वो सारी वीडियोस देख पाएंगे। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं उससे आगे, जो कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि शिशुनाग वंश के बाद में जब नंद वंश का उदय होता है और नंद वंश का जो संस्थापक बनता है, वहां से हम इसको चालू करेंगे। क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में मैं कंटेंट में नाग वंश, शिशुनाग वंश मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चलेंगे नंद वंश की ओर। तो नंद वंश में हम जानेंगे। तो अगर हम देखा जाए तो आज के टॉपिक में हम मगध साम्राज्य के ऊपर में नंद वंश को पूरा जानेंगे, जिसमें कि मेन जो पॉइंट होंगे वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि महापद्मानंद की उपलब्धियां, महापद्मानंद की उत्तराधिकारी तथा नंद सत्ता का विनाश, और साथ ही साथ में नंद शासन का जो महत्व है ये हम इसमें जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। एक एक जो टॉपिक है वो हम इसमें एक के बाद में एक कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि पूरे फैक्ट्स के साथ में मैं आपको कंप्लीट करूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, मगध साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो वो हिर्यक वंश से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें कि हिर्यक वंश 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक इसका शासन रहता है। देन उसके बाद में शिशुनाग वंश मगध साम्राज्य पर स्थापित होता है, जो कि 412 से लेकर 344 बीसी तक रहता है। देन उसके बाद में नंद वंश आता है, जो कि नंद वंश 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक यहाँ पर स्थापित रहता है। तो नंद वंश के बारे में बात कर लें तो नंद वंश के जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो कि शिशुनाग वंश को अंत करके शिशुनाग वंश का अंत किया उसने, और नंद वंश की स्थापना हुई। तो ऑब्वियसली किसी वंश का जब अंत होता है तो उसका जो प्रमुख शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है उस समय का, जो कि एक कमजोर शासक को गद्दी से हटाकर अपनी सत्ता कायम करता है और अपने वंश की स्थापना करता है। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए तो नंद वंश ने भी अपनी सत्ता की स्थापना, अपने वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का जो आखिरी शासक रहता है, ठीक है ना, उसको खत्म करके यहाँ पर शासक बनता है। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो शुरुआत में देखा जाए तो अगर नंद वंश के बारे में हम जानकारी लें तो ये निम्न वर्ण से संबंधित इसको माना जाता है, जो कि एक शूद्र जाति का, यानी कि शूद्र निचले जाति के रूप में इसको इतिहास में जाना गया है। अलग अलग ग्रंथों में इसको भिन्न रूप में इसको जानकारी मिलती है। अगर बात करें हम पुराणों की, तो पुराणों में महापद्मानंद को महाबोधि वंश के रूप में भी जाना जाता है, और महाबोधि वंश में इसको उग्रसेन भी कहते हैं। उग्रसेन के रूप में ये जाना जाता है। अगर हम बात करें भारतीय तथा विदेशी दोनों साक्ष्यों की, अगर दोनों तरफ के एविडेंस की बात करें तो दोनों एविडेंस में नंद वंश को शूद्र अथवा या फिर निम्न जाति का इसमें माना जाता है, और निम्न जाति से इसकी उत्पत्ति के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम पुराणों की बात कर लें तो पुराणों के अनुसार महापद्मानंद शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था, महानंदिन की
जो शूद्र स्त्री थी, यानी कि शूद्र जो उसकी पत्नी थी, उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक शब्द मिलता है जिसको बोलते हैं शूद्र गर्भोद्भव। तो इस तरीके से शूद्र के गर्भ से उत्पन्न हुई संतान के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि महापद्मानंद को बोला जाता है, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा रहा महानंदिन, उसकी शूद्र पत्नी से के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र माना जाता है। किसको? महापद्मानंद को। अगर हम बात करें, विष्णु पुराण में भी इसको कहा गया है कि महानंदी एक शूद्र से उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, अत्यंत लोभी और बलवान तथा दूसरे परशुराम के समान इसको माना गया है। किसमें माना गया है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में इसको क्या माना गया है? इसको अत्यंत लोभी, बलवान और परशुराम, यानी कि सेकेंड परशुराम, दूसरे परशुराम की तरह इसको माना गया है, और क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा गया है। किसमें कहा गया है? ये कहा गया है विष्णु पुराण में। 13 जो अगर बात की जाए जैन ग्रंथों की, तो जैन ग्रंथों के अनुसार इसको नामित पिता और वैश्य माता का पुत्र कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। जैन ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है? इसको जैन ग्रंथों में नामित पिता, यानी कि नाई, इसका जो पिता था वो नाई था, और जो माता थी वो वैश्या थी, उसका पुत्र इसको कहा गया है। यानी कि नापित दास यानी कि नाई का दास कहा जाता है इसको। और कई महावंश की जो टीकाएं हैं, टीकाओं में भी नंद वंश को एक अज्ञात कुल का बताया गया है। नंदों को एक अज्ञात कुल का, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, उसके बारे में जानकारी इसमें बताई गई है, जो कि पता चलता है कि एक डाकुओं के ग्रोह का ये मुखिया था। अवसर पाते से ही इसने मगध साम्राज्य को बलपूर्वक हथिया लिया था। इस तरीके की इसमें जानकारी मिलती है, जो कि अवसर मिला इसको शिशुनाग वंश के समय में, और इसने उस अवसर को बलपूर्वक उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अगर हम जैन मतों के बारे में बात करें, तो जैन मतों में भी विभिन्न विदेशी विवरणों से ये पुष्टि हो जाती है। जैसे कि हम बात करें यूनानी लेखक रहे, जिसमें कर्टियस की बात की जाए, तो कर्टियस ने सिकंदर के समकालीन जो मगध का नंद सम्राट था, जिसको कि अग्रमीज कहा गया है या फिर अग्रसेन, संस्कृत में इसको अग्रसेन या फिर उग्रसेन का पुत्र कहा गया है। तो अगर हम सिकंदर के समकालीन बात करें, तो सिकंदर के समकालीन जो कि महापद्मानंद का पुत्र था, जिसका नाम था नंद, ठीक है ना, उसको उग्रसेन का पुत्र यानी कि अग्रमीज के नाम से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन जान सकते हैं। जिसमें भी जानकारी मिलती है, कार्टियस जो लेखक था यूनानी, उसमें जानकारी मिलती है कि उसका जो पिता था, उग्रसेन का जो पिता था, वो एक नाई था। ये जो यूनानी लेखक हैं कर्टियस ने इसके बारे में जानकारी दी है, जो कि सिकंदर के समकालीन था। तो सिकंदर के समकालीन कौन था? वो था नंद वंश का धनानंद, जो कि महापद्मानंद का पुत्र था, जो कि सबसे आखिरी पुत्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसके बारे में कई वर्णन मिलते हैं, ठीक है ना, कई तरीके की जानकारी मिलती है, जो कि इतिहास में जो शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश का जो आखिरी राजा था महानंदिन, ठीक है ना, नंदिन की जो रानी थी, कहा जाता है कि महापद्मानंद दिखने में उसकी छवि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, तो अपनी सुंदरता से जो महानंदिन की पत्नी थी वो उसके प्रेम में आ गई थी। ठीक है ना, तो प्रेम का पात्र बन गया, और इस पात्र के कारण कहीं ना कहीं पे जो उसका प्रभाव था वो राजा के विश्वास प्राप्त कर लिया कहीं ना कहीं, और वो अत्यंत ही निकट राजा के पास पहुंच गया, क्योंकि रानी ने कहीं ना कहीं पे अपने प्रेम से उसको राजा के पास पहुंचाया, और राजा की काफी ज्यादा निकटता आ गई। और कहीं ना कहीं छल के कारण, कहीं जानकारी मिलती है इतिहास में कि छल किया और छल से राजा की हत्या कर दी। ये ग्रंथों में से इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में उसके जो 10 पुत्र थे महानंदिन के, ठीक है ना, उन पुत्रों का संरक्षण लिया, और संरक्षण करने के बाद में उसकी गद्दी हत्या ली। इसके बारे में भी जानकारी इसमें सामने आती है। ठीक है ना,
तो इस तरीके की जानकारी कई जगह पे मिलती है, जिसमें कि काल अशोक के समय में उसके कई पुत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है, 10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। उसमें से आखिरी पुत्र जो बनता है की जानकारी मिलती है, वो महानंदिन की जानकारी मिलती है। तो उसमें क्या ना कि ये बच्चे काफी ज्यादा अवयस्क रहे होंगे, और अवयस्क होने के कारण वो संरक्षण का प्राप्त हुआ, और संरक्षण के समय में ही उसने इस गद्दी पर अधिकार कर लिया होगा, ये जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके की नंद वंश के जानकारी जो इतिहास में प्राप्त होती है। और अगर हम अन्य विवरणों के बारे में जानकारी लें तो अन्य विवरणों से भी कहीं ना कहीं पे हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। अब हम चलते हैं कहीं ना कहीं में मनुस्मृति में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है, और इसमें ये प्राप्त होता है कि इस प्रकार से जो उत्पन्न संतान को अपशब्द या फिर निकृष्ट भी बताया गया है। अपशब्द या फिर निकृष्ट के रूप में भी जाना जाता है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, ठीक है ना। 9 राजाओं के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है, जो कि महापद्मानंद के बाद में, यानी कि नंद वंश में, महाबोधि वंश में इनको अलग अलग नाम से जो 9 राजा हुए उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कि उग्रसेन, जो कि महापद्मानंद के बाद में उग्रसेन, पंडुगति, भूताल, राष्ट्रपाल, गोवी साणक, ठीक है ना, 10 सिद्दिक और करवेत, और धन जो था वो सबसे आखिरी राजा था, जिसको कि धनानंद के रूप में जाना गया, यानी कि सबसे छोटा पुत्र था महापद्मानंद का उग्रसेन, जो कि जिसको कि जैन ग्रंथों में जानकारी मिलती है कि नाई का पुत्र था वो, ठीक है ना। इस तरीके से जानकारी जो जैन ग्रंथ में जानकारी मिलती है, उसी तरीके से उसका जो आखिरी नवा पुत्र था वो था नंद, जो धन था, धनानंद के नाम से वो जाना जाता था, और ये सिकंदर के समकालीन था, जिसके बारे में हम इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर हम बात करें अब अगले पॉइंट पे, जो कि ये पूरी जानकारी आपको मैंने कंप्लीट कर दी, किस तरीके से नंद वंश की एक पूरा इतिहास रहा कि कितने उसके पुत्र रहे, और किस तरीके से उसने नागवंश की के जो आखिरी राजा था महानंदिन की हत्या की, या फिर महानंदी की हत्या करने के बाद में, या फिर उसके संरक्षण में कमजोर करके उसकी गद्दी हत्याएं थी, वो पूरी जानकारी मैंने इसमें अभी तक आपको दे दी। अब हम चलते हैं उसके जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको अभी यहाँ पर बताए हैं, जो कि महापद्मानंद की उपलब्धियां, जो कि उपलब्धि थी उसके शासनकाल में, क्या क्या उपलब्धि हासिल की मगध साम्राज्य में। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, महापद्मानंद के जो उत्तराधिकारी हुए और नंद सत्ता का कैसे विनाश हुआ आखिरी में जाके, ये जानेंगे। फिर जानेंगे नंद शासन का महत्व क्या था, और उस समय क्या क्या वहां पर संस्कृति और जो अलग अलग जो वहां पर शासन नीति थी, उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। अभी हम चलते हैं महापद्मानंद, जो कि पहला राजा हुआ नंद वंश का, उसकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें महान पद्मानंद, तो ये सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली था। सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगर उसकी जो विजय है, उसकी विजयों के विषयों के बारे में हम जानकारी लें तो पुराणों में इसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलती है। उसके पास में बहुत ही ज्यादा अतुल्य संपत्ति, यानी कि बहुत ही आकूत धन और असंख्य सेनाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसको काली का अंश या फिर क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है, ठीक है ना। दूसरा परशुराम का अवतार भी इसको कहा गया है। साथ ही साथ में ये अपने समय के सभी प्रमुख राजवंशों पर इसने जो विजय प्राप्त की थी। जो उस समय जो महाजनपद काल का समय था ये, तो उस समय जो छोटे छोटे राज्य थे, उन सभी राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी और एक छत्र शासन की स्थापना की थी। इसको एक राट की भी उपाधि इसने ग्रहण की थी, जब इसने एक राट या फिर एक राष्ट्र की उपाधि इसने ग्रहण की थी, जब इसने जो वहां के समस्त जितने भी राजवंश थे, जब उस पर विजय प्राप्त कर ली, देन उसके बाद में इसने एक राट या फिर एक राष्ट्र की उपाधि इसने ग्रहण की थी। और उसके बाद में ये एक समस्त पूरे भारत का मान सकते हैं, जिसमें कि लगभग 10 जो महाजनपद थे उस पर इसका राज रहा, ठीक है। तो जिनके अगर नाम के बारे में जानकारी ली जाए तो वो कौन कौन से राज थे जो कि महाजनपद के समय में थे, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि इक्ष्वाकु, पांचाल, कौशय, हेय,
कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, शूरसेन और बेतिहोत्र। इस तरीके से ये 10 महाजनपद थे, 10 जो वहां के राज्य थे, जो राजवंश थे, उनको खत्म करके, उनके क्षत्रियों को खत्म करके उन पूरे के पूरे क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया था। इसमें हम एक एक करके उन सभी राजवंशों के बारे में जानेंगे। जैसे कि अगर इक्ष्वाकु वंश के बारे में बात कर लें तो इक्ष्वाकु वंश जो कि यहाँ के जो लोग थे ये कौशल में शासन करते थे। कौशल क्षेत्र, जिसको कि हम आज के समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, जिसकी की राजधानी अगर देखी जाए तो उस समय अयोध्या या फिर जो श्रावस्ती और साकेत का जो क्षेत्र था, जो कि आज के समय में अगर बात करें तो फैजाबाद का जो जिला है, जो कि अयोध्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वो क्षेत्र था। वहां पे इक्ष्वाकु वंश राज करता था, जो कि वर्तमान में अवध का क्षेत्र कहलाता है, अवध के अंतर्गत आता है। महाजनपद में कौशल के द्वारा जो विजय की जानकारी मिलती है तो वो जो सोमदेव की कृत कथा सरित सागर है, उसमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या, अयोध्या के समीप नंदों का एक बहुत बड़ा सैनिक शिविर भी था उस समय, जो कि नंदों ने वहां पर जब अधिकार किया तब वहां पर एक शिविर की भी स्थापना कर दी थी। अगला जो वंश था वो था पांचाल। पांचाल जो कि इस राजवंश के लोग, जो कि वर्तमान में रोहिलखंड का जो क्षेत्र था, यहाँ पे भी बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है आज के समय में, वो पांचाल का क्षेत्र कहलाता था। जो कि मैंने जिस समय महाजनपद आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, उसमें मैंने पूरी जानकारी इसके बारे में दे दी है, ठीक है ना। तो इस पर भी इसने शासन किया। अगर हम कौशे की बात करें तो कौशे मतलब के काशी, जो काशी वाला क्षेत्र था, जिसकी राजधानी बनारस थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। जो कि बिंबरसार के समय में काशी, जो कि मगध का एक प्रांत हुआ करता था, उस पर भी इसने अधिकार कर लिया था। और उसके बाद में हेय वंश, अगर हेय वंश की बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे का एक भाग था, जो कि इसकी राजधानी माहिष्मती, यानी कि जो अवंती की दक्षिणी शाखा थी, उस पर भी इसने अधिकार किया। कलिंग, कलिंग के बारे में भी इतिहास में पूरी जानकारी मिलती है, जो कि आज की वर्तमान समय में उड़ीसा में जो प्राप्त होता है। तो उड़ीसा प्रांत का जो शासक था, उस पर भी इसने विजय प्राप्त की थी, जिसके बारे में जानकारी खारवेल की हंती गुफा अभिलेख में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है कि किसी नंद राजा ने कलिंग का एक भाग जीता था। ये जानकारी किसमें, खारवेल के हंती गुफा अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें इसके बाद में अगला जो राज रहा वो रहा था अस्मक। अस्मक जो कि दक्षिण भारत का महाजनपद था, जो कि गोदावरी नदी के किनारे में था। आंध्र प्रदेश, जो कि वर्तमान स्थिति में अपन देख सकते हैं, वहां पर था ये अस्मक। तो इस तरीके से ये 6 राज्य हो गए, यहाँ पे कि वर्तमान क्षेत्र में उसने अधिकार उस समय कर लिया था। कुरु, मैथिल, शूरसेन। अगर कुरु की बात करें तो कुरुक्षेत्र, जो कि महाभारत काल में जो कुरुक्षेत्र था, वो जो कि आज के वर्तमान समय में मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का जो भूभाग था, वहां पे इस राजवंश का शासन था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मैथिल, मैथिल यानी कि मिथिला, मिथिला जो कि नेपाल का क्षेत्र था। नेपाल, जिसकी प्रमुख नगर जनकपुर था। जनकपुर, जहाँ पे कि अगर हम रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में जो सीता थी, सीता जो कि राजा जनक की पुत्री थी, उसी के नाम से जनकपुर बना था। तो उस पर भी इसने अधिकार कर लिया था महापद्मानंद ने। शूरसेन पर अधिकार किया, जो कि एक यदुवंशियों का ये महाजनपद था, जिसपे कि शूरसेन राजवंश शासन करता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। और अगला जो था 10वां, वो था बेतिहोत्र, जो कि पुराणों में जानकारी मिलती है कि ये अवंती और माहिष्मती के बीच का एक क्षेत्र था, एक शासन क्षेत्र था, यहाँ पे कि ये नर्मदा के तट पर स्थित था। तो बेतिहोत्र भी यहाँ पर, इस पे भी अधिकार किया था महापद्मानंद ने, और अवंती पर भी इसने अधिकार। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मानचित्र में तो ये आपको जानकारी मिलती है कि महापद्मानंद का जो साम्राज्य था, वो अगर डार्क आपको पूरा दिख रहा है, जो डार्क एक सर्किल पूरा दिखेगा आपको, जिसमें कि 10 महाजनपद आपको दिखेंगे। वो सिर्फ 2 महाजनपद जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थे, जिसमें कि कंबोज और गांधार, यही मगध साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। बाकी समस्त जो जनपद थे, जिसमें कि अंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी के समस्त महाजनपद मगध के महापद्मानंद के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जो कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक काफी बड़ा भूभाग पर नंद वंश का शासन यहाँ पर रहा, जो कि मैप में मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं
आगे चलते हैं। आगे अगर अब देखा जाए तो पुराणों में जो उपयुक्त सभी जो राज्य थे, वहाँ के जो शासकों का जो शासन था वो समकालीन बताया गया है, जो कि महापद्मानंद के समकालीन था। ठीक है ना। विभिन्न राजवंशों का जो शासन काल था उसके में विभिन्न सूचना, विभिन्न जानकारी इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात की जाए इक्ष्वाकु वंश, तो इक्ष्वाकु वंश ने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। पांचाल की बात किया है तो पांचाल ने लगभग 27 वर्ष तक शासन किया। अगर बात की जाए काशी की तो इसने 24 वर्ष तक शासन किया। हिरण्यक वंश की बात की जाए तो हिरण्यक वंश जो कि माहिष्मती का क्षेत्र था, वहाँ उसने 28 वर्ष तक लगभग शासन किया है। उस समय जब महापद्मानंद की बात हुई, महापद्मानंद से पहले कलिंग ने 32 वर्ष तक शासन किया। अस्मक की बात किया है तो 25 वर्ष तक अस्मक में अस्मक जो जनपद रहा। उसके बाद में कुरु की बात किया है तो कुरु 36 वर्ष तक रहा। मैथिल 28 वर्ष तक, और इसी तरीके से सूरसेन 23 वर्ष और जो बेतिहोत्र है वो 20 वर्ष तक इसने शासन किया। तो ऐसी जानकारी यहाँ पर सामने निकल के आती है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपनी विजय की बारे में बात करें महापद्मानंद ने, तो मगध साम्राज्य जो कि इन सभी 10 महाजनपद, 10 बड़े राज्यों पर विजय पाकर इसने एक विशाल साम्राज्य में इसको बदल दिया था। किसने? महापद्मानंद ने। ठीक है ना। अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में यह पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों को छूती थी, और साथ ही साथ में विंध्य पर्वत के दक्षिण में भी इसका पूरा क्षेत्र जो कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। विंध्य क्षेत्र, विंध्य पर्वत और गंगा घाटी का क्षेत्र। गंगा घाटी का क्षेत्र देखा जाए तो बिहार वाला जो क्षेत्र था पाटलिपुत्र, और इधर पे विंध्य क्षेत्र तक था। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पे की एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में पहली बार महापद्मानंद ने की थी। अगर मगध साम्राज्य की बात की जाए तो मगध साम्राज्य महापद्मानंद से पहले छोटे छोटे राज्यों में था, जो कि जिसपे कि उस तरीके से विशाल साम्राज्य स्थापित पिछले वंशों ने नहीं कर पाया था, चाहे वो हिरण्यक वंश की बात की जाए या शिशुनाग वंश की बात की जाए। लेकिन नंद वंश के महापद्मानंद ने ये बाउंड्री लाइन को पार करते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि गंगा घाटी के मैदानों से लेकर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक पहुंच गया था। ठीक है। खारवेल की जो अंतिम गुफा अभिलेख है, इसमें भी कलिंग की विजय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और इसमें जानकारी मिलती है कि नंद राजा जिनासेन की एक प्रतिमा को यहां से उठा ले गया था। ठीक है ना। और इसके बाद में कलिंग पर एक नहर का भी निर्माण जो कि महापद्मानंद के द्वारा करवाया गया था। इसके बारे में भी जानकारी जो कि हंती गुफा अभिलेख, जो कि खारवेल की अंतिम गुफा, जो कि जिसको हाथी गुफा भी बोलते हैं, उस हाथी गुफा से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो ये प्रमुख फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अंत तक रहिएगा, क्योंकि आने वाले जो फैक्ट्स आएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर आगे की बात की जाए, ठीक है ना, तो इसमें जो विजयी क्षेत्र रहा वो काफी बड़ा था। ठीक है ना। यानी कि इन्हीं विजयों के साथ में यहाँ पर जो क्षत्रियों का राजनीतिक प्रभाव था, जिसमें कि महापद्मानंद ने जिस तरीके से 10 विभिन्न क्षत्रिय क्षेत्रों पर जो शासन किया, तो उससे क्षत्रियों का जो राजनीतिक था प्रभुत्व वो खत्म हो गया था, क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं था, ये था निचले कुल का, यानी कि एक शूद्र जाति का व्यक्ति था महापद्मानंद, जिसने की नंद वंश की स्थापना की थी। तो पूरे के पूरे क्षेत्र को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसी कारण से इसको क्या दूसरा परशुराम की भी संज्ञा दी जाती है। और एक विशाल साम्राज्य जो कि एक तंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की यहाँ पर स्थापना की थी महापद्मानंद ने। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले फैक्ट के ऊपर। ये तो थी महापद्मानंद की उपलब्धियां। अब हम अगले फैक्ट पर, जो कि सेकंड पॉइंट है, महापद्मानंद के जो उत्तराधिकारी रहे तथा उसकी जो नंद सत्ता का जो विनाश हुआ, उसको हम पूरा यहाँ पर अब समझेंगे कि इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है। अगर हम बात कर रहे हैं इसके उत्तराधिकारी की, महापद्मानंद की, और उसके बाद में आगे की, तो पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में महापद्मानंद के जो उत्तराधिकारी है उनकी संख्या लगभग 8
8 उत्तराधिकारियों की संख्या यहाँ पर जानकारी मिलती है। लेकिन इसका जो शासनकाल है इसमें सिर्फ 2 ही की जानकारी कहीं ना कहीं पे हमें पूरी तरीके से मिलती है। बाकी के बीच के जो जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में जानकारी बहुत कम जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो 2 जो लोग थे, एक तो महापद्मानंद और दूसरा जो आखिरी शासक रहा जिसको बोलते हैं धन या फिर धनानंद, उसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि पहला राजा और अंतिम राजा धनानंद था, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। जो कि धनानंद क्या था, सिकंदर के समकालीन था, ठीक है ना, जिसको कि अग्रमीज के नाम, यानी कि जो यूनानी लेखक था, यूनानी लेखक ने इसको अग्रमीज यानी कि उग्रसेन का पुत्र का नाम भी दिया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है क्योंकि ये यूनानी लेखक ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो अगर बात की जाए जिसको कि उग्रसेन का पुत्र कहा गया है, जिसको कि धनानंद के नाम से जानते हैं, उसके पास में बहुत असीम सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी और बहुत अतुल संपत्ति थी। ये जो यूनानी लेखक है उसने इसके बारे में जानकारी दी है। तो अगर यूनानी लेखक की बात की जाए तो उसका नाम है कर्टियस, नाम याद रखिएगा। यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार धनानंद के पास में लगभग 20,000 क्या थे, अश्वरोही यानी कि घुड़सवार सैनिक थे, ठीक है ना, और 2 लाख से अधिक पैदल जवान थे उसके पास में, उसकी सेना में, ठीक है ना, और साथ ही साथ में 2,000 उसके पास में लगभग रथ हुआ करते थे, यानी कि जो महारथी थे वो 2,000 के अधिक थे, और जो हाथी थे, हाथी पर बैठे हुए जो मतलब वीर थे वो लगभग 3,000 हाथी की सेना थी। यानी कि इतनी विशाल सेना थी उसके पास में, जिसको कि कहा जा सकता है कि एक असीम सेना का और असीम अतुल संपत्ति का वो मालिक था यहाँ पर, जिसके बारे में यूनानी लेखक कर्टियस ने इसके बारे में जानकारी दी है। और इसकी जो अतुल संपत्ति है इसके बारे में जानकारी विभिन्न लेखों में प्राप्त होती है, विभिन्न ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि संस्कृत के ग्रंथ हैं, तमिल के ग्रंथ हैं और साथ में सिंहली ग्रंथ, सिंहली यानी कि श्रीलंका में जो प्राप्त हुए हैं ग्रंथ, उन ग्रंथों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। उसका एक सेनापति था, सेनापति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है जिसका नाम था भद्रसाल जो कि उसका सेनापति था, ठीक है ना। उसका साम्राज्य यानी कि धनानंद का जो साम्राज्य था वो बहुत ही ज्यादा विशाल था, जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। ये धनानंद के समय का शासनकाल है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, मगध साम्राज्य का जो विशालतम भूभाग था वो उत्तर में हिमालय तक पहुंचता था, और दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था, और पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में सिंधु नदी तक छूता था, और पूर्व में मगध जो क्षेत्र था, जो कि बिहार का क्षेत्र था, वहां तक इसकी सीमाएं छू रही थी। इस तरीके से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तक का पूरा विस्तार जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर स्थापित हुआ था धनानंद के समय में। पूर्वी दक्षिण पथ में अगर बात की जाए तो कलिंग के अंतर्गत जो आता था वो क्षेत्र था, ठीक है। धनानंद की बात की जाए तो धनानंद एक बहुत ही लोभी शासक था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैं उसकी उत्तराधिकारियों के बारे में बात कर रहा हूं तो 2 ही रहे, एक महापद्मानंद के बारे में जानकारी मिलती है और एक धनानंद। तो धनानंद क्या था, एक बहुत ही ज्यादा लोभी शासक था, धन संग्रह करने की उसकी आदत थी, यानी कि धन को वो इकट्ठा करके रखता था, यानी कि धन का व्यसन था, भोगी था वो धन का। तो उसको धन जो प्राप्त करने की जो अलग अलग तरीके की यहाँ पर जानकारी मिलती है, उसने धन जो है बलपूर्वक भी धन कर वसूल कर भी ये धन इकट्ठा किया था। बौद्ध की कई अनुश्रुतियों में इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उसको मतलब वो सभी भाइयों में सबसे छोटा भाई था, ठीक है ना, जिसका नाम धनानंद था, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। और इसको धन इकट्ठा करने की बहुत आदत थी, ठीक है ना। गंगा नदी के भीतर भी इसने एक गुफा बनाई थी और गुफा में लगभग 80 करोड़ की धनराशि यहाँ पर छुपा कर रखी थी। ये इतिहास में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक सुरंग बनाकर वहां पर, ठीक है ना, धन को वहां पर गड़वा दिया था, ये भी जानकारी मिलती है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा अलग अलग तरीके की वस्तुओं पर भी ये क्या कर लगाकर धन इकट्ठा करता था, जैसे कि पशुओं का जो चमड़ा हुआ करता था, वृक्षों से जो वहाँ की जो प्रजा थी जो उसकी शासन काल में रहती थी उसका जो गोंद निकालते थे,
खान जो वहाँ पे जो खदानें थी, खदानों से जो पत्थर निकाला करते थे, उस पर भी इसने टैक्सेस लगाए थे, उस पर भी इसने कर लगाया था और अधिक से अधिक कर लगाकर उससे उसने जनता से धन इकट्ठा किया था, यानी कि कर के रूप में धन इकट्ठा किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर एक धन का लोभी यहाँ पर होने की बात सामने आती है। लगभग अगर जानकारी दी जाए तो कथा सरित सागर में जानकारी मिलती है कि नंद वंश के पास, नंदों के पास में लगभग 11 करोड़ के आसपास स्वर्ण मुद्राएं थी। ठीक है ना, एक असीम शक्ति और असीम संपत्ति के बावजूद भी, लेकिन उसमें क्या था, उसने जनता का विश्वास नहीं जीत पाया था और कहीं ना कहीं पे जनता उसके शासन से घृणा करती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जनता पर यातनाएं देता था, बहुत ज्यादा कष्ट देता था और बहुत ज्यादा कर वसूलता था। वहां पे जो जनता थी बहुत ही ज्यादा दुखी थी धनानंद के शासनकाल से। ठीक है ना, और जनमत उसकी बहुत ही ज्यादा घोर अपेक्षा भी करता था। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में चाणक्य, जो एक ब्राह्मण परिवार का था, जिसको कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उसको भी धनानंद ने अपना अपमानित किया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर जब तक्षशिला से, क्योंकि वो तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी और वहीं पे भी वहाँ पर अन्य जो वहाँ पे शिष्य थे उनको शिक्षित भी करता था, उनको ज्ञान देता था वहाँ पर। तो जब वहाँ से वो मगध साम्राज्य गया शिक्षा के लिए, कुछ धन इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि शिक्षा का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से उसको आगे बढ़ा सके, उस यूनिवर्सिटी को, उस तक्षशिला महाविद्यालय को आगे बढ़ा सके, लेकिन उसके लिए अपमानित करके उसको वहाँ से निकाल दिया था चाणक्य को। तो ये जानकारी मिलती है कि उसको वहाँ पर धनानंद ने बहुत ही ज़्यादा अपमानित किया था। ठीक है, और छोटी छोटी वस्तुओं पर बहुत ही ज़्यादा भारी कर लगाता था और भारी कर लगाने के कारण जनता नंद के शासनकाल के बहुत ही ज़्यादा विरुद्ध हो गई थी। तो यही उसका एक विनाश का कारण बना और हर जगह कहीं ना कहीं पे एक असंतोष का वातावरण पूरे के पूरे जो मगध साम्राज्य था उसमें छा गया था। तो इस कारण से क्या हुआ, इस असंतोष के का लाभ उठाकर चाणक्य ने, ठीक है ना, चाणक्य ने नंद जो धनानंद है उसकी हत्या की और हत्या करके उसके वंश का अंत किया। तो उसके लिए उसने एक बहुत ही ज्यादा योग्य व्यक्ति को चुना था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, जो कि आगे जाके जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर चाणक्य ने धनानंद की हत्या की और नंद वंश का विनाश किया। तो ये थी, मैंने जो उसका सेकंड पॉइंट है वो पूरा यहाँ पर समझाया कि महापद्मानंद का जो उत्तराधिकारी था धनानंद ने सत्ता को कैसे भोगा और उसकी सत्ता में कितनी ज्यादा भोग विलास रहती थी, किस तरीके से टैक्सेस वो वसूला और कैसे जनता उसके शासन के विरुद्ध हुई, और उसके बाद में चाणक्य को अपमानित किया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर शासन में यहाँ पर नए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो कि आखिरी शासक धनानंद की हत्या करने के बाद में यहाँ पर एक नया वंश यहाँ पर उदय होता है। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि नंद शासन के महत्व यानी कि उसके इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर अपन जान लेते हैं, जो कि एक अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट इसमें रहेगा। तो वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, जिससे कि आप सारे फैक्ट्स यहाँ पर मेरे साथ में कवर कर पाएंगे। अगर हम अगले की बात करें तो यहाँ पर जो राजाओं थे उनके शासन काल में भारतीय इतिहास एक अलग ही महत्व रखता है। ठीक है ना, यहाँ पे की अगर बात किया है तो भारत के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर देखने को मिलता है। सामाजिक दृष्टि से ये जो राजा था एक निम्न वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये निम्न वर्ग का था। बाकी के जो राजा थे वो क्षत्रिय थे या ब्राह्मण वर्ग के थे, लेकिन यहाँ पर ये जो राजा था एक निम्न वर्ग का प्रतीक माना जाता है, यानी कि शूद्र वर्ग का या फिर नाई के वंश का यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भारत की सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू इस तरीके से निकल के यहाँ पर आता है। उसके राजनीतिक महत्व भी अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वो पहला व्यक्ति था जिसने कि पूरे उत्तर भारत के समस्त राजाओं को उसने हराया था और एक छत्र शासन की स्थापना की थी। ये उसका महत्व यहाँ पर निकल के आता है।
ठीक है ना। साथ ही साथ में एक ऐसी सेना तैयार की थी जिसका उपयोग उसने जो मगध के बाद के राजा रहे, ठीक है ना, चाहे वो विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए या फिर भारतीय सेनाओं को अपने राज्य में विस्तार करने के लिए जिस तरीके से उपयोग किया, ये इस तरीके से उसने सेना तैयार की जिससे कि जो विदेशी आक्रमण थे उसको उसने रोका। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर निकल के आता है। नंद राजाओं के समय में अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत ही शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्धशाली राज्य बन गया था, क्या, मगध साम्राज्य। ठीक है, तो यहां पर क्या राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों दृष्टि से काफी ज्यादा शक्तिशाली रहा, बन गया था अपना ये मगध साम्राज्य। ठीक है ना। नंद की जो अतुल संपत्ति थी उसको देखते हुए तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो हिमालय के पार में जो दूसरे जो राज्य थे उनके साथ में काफी अच्छा व्यापारिक संबंध स्थापित रहा होगा नंद वंश का, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार था, ठीक है ना, तो पूरी की पूरी जितने भी स्वर्ण थे वो कहाँ से, हिमालय पार से, यहाँ पे कि साइबेरिया कहा जाता है जिसको, कि साइबेरिया का जो क्षेत्र था वहां से ये पूरा का पूरा सोना मंगवाते थे, व्यापार करते थे उससे। तो उससे कहीं ना कहीं पे इनके स्वर्ण भंडार की क्षमता इनकी बढ़ गई थी। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो इतिहास में मगध साम्राज्य नंद वंश के समय में भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था और एक शक्तिशाली राजा जो कि पश्चिमी जो एशियाई देश थे उनकी झगड़ों की उनकी जो झगड़े होते थे उनके बीच में कहीं ना कहीं मध्यस्थता यानी कि उनका एक मीडिएटर बनने की भी इच्छा रखता था। इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था अपना मगध साम्राज्य नंद के समय में। नंद जो कि नंद वंश के समय में एक भारतीय शासक अत्यंत ही धनी व्यक्ति कहा गया इस समय। और साथ ही साथ में नंद वंश के जो जानकारी मिलती है ये धनानंद के समय में ही जानकारी मिलती है, क्योंकि धनानंद के समय में ही इस तरीके की जो बातें हैं वो इतिहास में निकल कर आती हैं। क्योंकि 7वीं सेंचुरी में चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आया तो उसने भी नंद वंश को अतुल संपत्ति की कहानी के बारे में जानकारी उसको प्राप्त होती है, जो कि अलग अलग ग्रंथ और पुराणों से उसको ये सब जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र में जो नंद राजा था वो बहुमूल्य पदार्थों को और संचित कोषागारों का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि बहुमूल्य पदार्थ थे उसके पास में और साथ ही साथ में जो कोषागार थे जिसमें कि विभिन्न स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं थी, उसका प्रतिनिधित्व करता था। ये जानकारी उसको प्राप्त होती है जो कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में यहाँ पर प्राप्त होती है, उसने इसके बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ में 5 स्तूप जो कि मगध की आर्थिक समृद्धि की राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया था। वहां पर जो 5 स्तूप थे, जो 5 स्तूप बाद में निर्मित किए गए थे, जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख रूप से जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था वो पहले से ही चालू हो गया था, ठीक है ना, 600 BC के समय में। तो वो जो 5 स्तूप थे वो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ में शिक्षा और साहित्य का प्रमुख केंद्र भी बना हुआ था। इन्हीं के समय में अगर बात की जाए महापद्मानंद जो कि धनानंद के पिता थे, ठीक है ना, महापद्मानंद के समय में ही जो महर्षि पारणी जो कि महापद्मानंद के मित्र कहे जाते थे, जो कि इन्हीं के समकालीन थे, जिन्होंने की संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। संस्कृत व्याकरण की रचनाकार कौन थे? पारणी जो कि महापद्मानंद के मित्र थे, ठीक है ना। उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। किन्होंने? पारणी ने। साथ ही साथ में वर्ष और कात्यायन की जैसे विद्वान जो रहे वो भी नंद काल में ही यहाँ पर उनका जन्म हुआ और यहीं पे रहते उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की। वरुचि नाम के जो विद्वान रहे उन्होंने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। नंद के शासन जैन मत के पोषक थे, यानी कि वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानते थे। तो जैन धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि उनके शासन काल में कई ऐसे मंत्री थे जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म से ही आए थे, ठीक है ना, जिनको कि उन्होंने नंद वंश ने अपने मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। इसमें जो प्रथम मंत्री था वो था कल्पक,
कल्पक जो कि प्रथम मंत्री था, जिसकी सहायता से महापद्मानंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश किया था। नाम याद रखिएगा, प्रथम मंत्री कल्पक था जिसने कि पूरे क्षत्रियों का विनाश किया था। महापद्मानंद के समकालीन था ये। महापद्मानंद ने नियुक्त किया था पहला मंत्री जो कि जैन धर्म से संबंधित था, कल्पक। धनानंद के ने जैन अमात्य कौन, इसका नाम क्या था, शाकटाल और स्थूलभद्र जो थे वो भी जैन धर्म के थे, जो कि अमात्य थे। धनानंद के समय में जो अमात्य रहे वो दो जैन धर्म के थे, जिनका नाम था शाकटाल और स्थूलभद्र। मुद्रा राक्षस ने भी नंदों को, ठीक है ना, नंदों को जैन धर्म का अनुयायी बताया है, यानी कि जैन धर्म का फॉलोअर ही बताया है। मुद्रा राक्षस के ग्रंथों से, मुद्रा राक्षस जो कि लेखक रहा अपने, बात कर सकते हैं गुप्त डायनेस्टी के समय में जो मुद्रा राक्षस था। ठीक है, आगे बढ़ते, मुद्रा राक्षस जो कि एक किताब रही उसमें, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नंद जो राजा थे उनके काल में जो मगध साम्राज्य का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से ही ये काफी ज्यादा प्रगति के पद पर अग्रसर था। बौद्धकालीन राजतंत्रों की बात कर लें तो उस समय मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में ये उभर कर सामने आया था बौद्धकालीन के समय में। जिस समय हिर्यक वंश था, हिर्यक वंश ने शुरुआत की थी, तो उस समय काफी ज्यादा उभर कर आगे आया था और विभिन्न महाजनपदों को इसने चालू किया। क्योंकि महापद्मानंद के क्या ना कि अब पूरे के पूरे हिर्यक वंश के पूरा मगध साम्राज्य के ऊपर मैं यहाँ पर मैं पूरी कंक्लूडिंग यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बौद्धकालीन जो राजतंत्र थे उस समय मगध कहीं ना कहीं पे आखिर में जाकर एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में सामने आया था। और इसके लिए मगध के जो शासक थे, ठीक है ना, उनकी शक्ति के साथ साथ में कहीं प्राकृतिक कारण भी यहाँ पर सामने आते हैं। बहुत ही ज्यादा मतलब के शासक सहायक हुए थे। मगध की जो राजधानी थी, आपने देखा होगा इसमें, अगर हम बात करें हिर्यक वंश के समय में राजगृह थी, जो कि बिंबसार के समय में राजगृह रही। राजगृह के बाद में वैशाली भी बनी, फिर पाटलिपुत्र भी बनी। तो भौगोलिक दृष्टि से कहीं ना कहीं पे ये अत्यंत ही सुरक्षित स्थिति में थी। राजगृह जो कि हम बात करें उत्तर की ओर पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ पर शत्रु के द्वारा सुगमता से इसको जीता नहीं जा सकता था। जो राजगृह थी वो उत्तर में नेपाली क्षेत्र में थी, यहाँ पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं तो वहां पर क्या शत्रु इतनी आसानी से उसको जीत नहीं पाता था, ठीक है ना। और पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र जो कि दक्षिण पूर्व में गंगा नदी के किनारे पर थी, तो इस कारण से नदियों से घिरा होने के कारण भी ये ज्यादा सुरक्षित थी। तो इस प्रकार से पहाड़ और नदियों का जो तात्कालीन परिवेश था, जो उस समय का जो एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र के कारण मगध काफी ज्यादा सुरक्षित था इस राजधानी में, चाहे वो राजगृह हो, राजगृह के बाद में अपनी वैशाली या फिर पाटलिपुत्र रही, जो कि विभिन्न राजवंशों में ये राजधानी स्थापित हुई। अगर हम बात करें हिर्यक वंश के समय, तो उस समय राजगृह थी, फिर उसके बाद में राजगृह के बाद में वैशाली बनी जो कि कालाशोक के समय थी, फिर उसके बाद में पाटलिपुत्र जो कि आगे जाकर मगध साम्राज्य जब नंद वंश रहा तब जाकर ये पाटलिपुत्र भी स्थापित हुई थी। तो विभिन्न राजवंश के समय में अलग अलग राजधानी जो कि एक विभिन्न परिवेश के कारण काफी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि पहाड़ और नदियों के बीच में ये स्थापित हुई थी। तो ये प्रमुख चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं यहाँ पर। साथ ही साथ में अगर बात करें तो समीप जो आजू बाजू के जो क्षेत्र थे वो काफी ज्यादा वनीय प्रदेश थे, वहां पर वन था, काफी ज्यादा जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र था। तो वहां से क्या ना कि अपनी सेनाओं के लिए हाथियों को प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा उत्तम क्षेत्र था। तो उससे क्या ना कि एक शक्तिशाली गज सेना का भी वहां पर गठन हुआ, तो वो भी जो मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छा कार्य किया। और मगध क्षेत्र में जहाँ पे कि लोहे की खानें काफी ज्यादा पॉपुलर थी, यहाँ पे लोहा आसानी से मिल रहा था, तांबा आसानी से मिल रहा था, तो जितने खनिज पदार्थ वहां पर बहुलता से प्राप्त हुए, उससे कहीं ना कहीं पे उनकी सेना में जो हथियार बनाने थे वो हथियार आसानी से बने और वो हथियार सेना के काम आए, और वो भी कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार करने में काफी ज्यादा सुलभ रहे।
तो ये प्रमुख कारण जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साम्राज्य, मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए। आगे चलते हैं। अगर हम ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से ही मगध साम्राज्य के पूर्वी भाग से, ठीक है ना, उत्तरापथ की तरफ में अगर बात करते हैं तो ये जो व्यापारिक मार्ग था ये काफी ज्यादा नियंत्रित हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व भाग से लेके उत्तरापथ की तरफ में चलते हैं तो उस समय व्यापार की दृष्टि से काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं पे मगध साम्राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी रहा। अजातशत्रु के काल में मगध का जो गंगा के दोनों तट पर नियंत्रण था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। यहाँ पे कई ऐसे व्यापारिक मार्ग होकर जाते थे जो कि तक्षशिला से प्राप्त सिक्कों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक मगध का समस्त उत्तरापथ तक जो व्यापार था वहां का वो एक प्रमुख शासक बन बैठा था और वहां पे पूरी तरीके से कंट्रोल मगध साम्राज्य ने कर लिया था। और इस कारण से मगध साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से काफी ज्यादा फला फूला और उसका इस साम्राज्य के विकास के लिए काफी ज्यादा योगदान रहा। तो इस तरीके से ये नंद वंश के जो प्रमुख पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर आपको पूरे क्लियर किए। होपफुली आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा जो मैंने आपको समझाया। इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप अपना पूरा जो मेंस की टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर पाएंगे और साथ ही साथ में अन्य प्री का कंटेंट भी यहाँ पर आपको मिल गया होगा। तो अगला वीडियो मैं फिर लेके आऊँगा जिसमें कि हम आगे बढ़ेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे आगे मौर्य साम्राज्य का उदय और मौर्य साम्राज्य कहाँ पर कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर अब चंद्रगुप्त मौर्य आ गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि यहाँ पे नंद वंश खत्म होता है और नंद वंश के धनानंद के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और मगध खत्म होकर अब मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ेगा, जिसको कि हम अगले वीडियो में पूरा समझेंगे। तो मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, नमस्कार।